हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपको रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है। यहाँ से अर्थात रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक से एक प्रश्न को हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनते हैं, एक प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज, जहां पर रीऑर्डरिंग का मतलब होता है फिर से क्रम में लगाना, फिर से क्रम में लगाना। कहा गया है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेज। कहने का तात्पर्य यह है, रीअरेंज का मतलब होता है फिर से क्रम में लगाना, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, वर्ड्स मीन्स शब्द, क्लस्टर्स मीन्स समूह, टू मेक, मेक मीन्स बनाना, और मीन्स एक, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक या अर्थपूर्ण, सेंटेंसेज मीन्स वाक्य। तो कहने का तात्पर्य यह है, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए या एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के समूह को फिर से क्रम में लगाइए। एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के समूह को फिर से क्रम में लगाइए, या एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के समूह को फिर से क्रम में लगाइए। Rearrange the following words clusters to make a meaningful sentences। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के समूह को फिर से क्रम में लगाइए, या एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के समूह को फिर से क्रम में लगाइए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही अवगत कराया रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज, जहां पर रीऑर्डरिंग का मतलब होता है फिर से क्रम में लगाना, फिर से क्रम में लगाना। इसमें क्या होता है कि हमारे जो शब्द होते हैं अस्त व्यस्त होते हैं, इन्हें इधर उधर लिखा गया रहता है। आपको क्या करना रहता है, इन्हें क्रम में सजाना रहता है, इन्हें क्रम में सजा करके लिखना रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। शब्दों या वाक्यांशों के टुकड़ों को सही क्रम में लगाने की प्रक्रिया को रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज कहा जाता है। या फिर शब्दों को, ऐसे भी मैं बोल सकता हूं, शब्दों को सही क्रम में लगाने की प्रक्रिया को रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज के नाम से जाना जाता है, या शब्दों या वाक्यांशों के टुकड़ों को सही क्रम में लगाने की प्रक्रिया को रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमारे जो शब्द होते हैं अस्त व्यस्त होते हैं, इन्हें इधर उधर लिखा गया रहता है। आपको क्या करना रहता है कि इन शब्दों को सही क्रम में लगाना रहता है। इसका फार्मूला ऐसे होता है, मैं आपको फार्मूला बता दूं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है बच्चों, मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है बच्चों, अदर वर्ड्स, अन्य शब्द होते हैं, अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। तो कहने का तात्पर्य यह है, कभी कभार क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, सही है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद होता है अदर वर्ड्स, अर्थात अन्य शब्द। तो कहने का तात्पर्य यह है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और कर्म के बाद क्या लिखा गया है, OW, OW का मतलब हो जाएगा अदर वर्ड्स, O मीन्स अदर, O का मतलब हो जाएगा अदर, और W का मतलब हो जाएगा वर्ड्स, अदर वर्ड्स, अर्थात अन्य शब्द। कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म, और उसके बाद अन्य शब्द। कभी कभार क्या रहता है, कभी कभार हेल्पिंग वर्ब गायब रहती है, या फिर हेल्पिंग ऐसे होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। या फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, कभी कभार क्या होता है मॉडल वर्ब आ जाते हैं, मॉडल वर्ब भी अगर नहीं आएगा तो कभी कभार क्या होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है
तो मॉडल वर्ब आ जाएगा। मॉडल वर्ब नहीं है तो लिंकिंग वर्ब आ जाएगा। मॉडल वर्ब भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और लिंकिंग वर्ब भी नहीं है, तो सीधे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, कोई जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब आए ही, मॉडल वर्ब आए ही, लिंकिंग वर्ब आए ही, कोई जरूरी नहीं है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब भी आ सकता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आ सकते हैं। जिसमें पहला सेंटेंस हमारा लिखा गया है, क्रो क्लेवर इज अ वेरी द बर्ड। इन्हें सही क्रम में लगाना है। सारे शब्द जो यहाँ पर लिखे गए हैं पहले सेंटेंस में, अर्थात पहले वाक्य में, क्रो क्लेवर इज अ वेरी द बर्ड, इन्हें इधर उधर लिखा गया है। जितने भी सेंटेंस, पहला सेंटेंस ही नहीं, जितने भी सेंटेंस हैं, 10 तरह के मैंने सेंटेंस व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं। इन वाक्यों की खासियत यह है कि इन्हें इधर उधर लिखा गया है। सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी हैं, इन सारी चीजों को इधर उधर अस्त व्यस्त लिखा गया है। आपको क्या करना है, इन्हें सही क्रम में लगाना है, सही क्रम में सुव्यवस्थित करना है, ताकि एक तर्क संगत और सार्थक अर्थ निकले या तर्क संगत और अर्थपूर्ण अर्थ निकले। तो इन सारे शब्दों को इधर उधर लिखा गया है। तो पहला सेंटेंस हमारा है, क्रो क्लेवर इज अ वेरी द बर्ड। सही क्रम में लिखे नहीं गए हैं, यह सही क्रम में नहीं लिखे गए हैं। जितने भी सेंटेंस हैं इन्हें सही क्रम में नहीं लिखा गया है। आपको सही क्रम में लिखना है, सही क्रम में लगाना है, ताकि एक तर्कपूर्ण, तर्क संगत और अर्थपूर्ण अर्थ निकले, या फिर तर्कपूर्ण, तर्क संगत या सार्थक अर्थ निकले। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, या फिर सब्जेक्ट के बाद से मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद अदर वर्ड्स रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद अदर वर्ड, या फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद अदर वर्ड्स। मैं इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूं, इसलिए मैं कई बार फोकस कर रहा हूं कि आपको अगर यह फार्मूला समझ में आ गया तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको यह फार्मूला समझ में आ गया या स्ट्रक्चर अर्थात यह बनावट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स की बनावट आपके समझ में अच्छी तरह से आ गई, तो यह आपके लिए खेल बन जाएगा। यह आपके लिए खेल बन जाएगा, बिल्कुल आसान काम हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल इजी वर्क आपके लिए हो जाएगा, बिल्कुल आसान काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्रो क्लेवर इज अ वेरी द बर्ड, क्या बनेगा बच्चों, तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। ऐसे ही बोर्ड पेपर में ऐसे ही लिखा हुआ मिल सकता है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेज। अगर नहीं मिल रहा है तो बच्चों आपको क्या करना, बोर्ड पेपर में कैसे आ सकता है, अगर यह लिखा हुआ नहीं है तो कैसे लिखा हुआ आएगा, अगर यह लिखा हुआ नहीं है तो फिर कैसे आएगा बोर्ड पेपर में, ऐसे आएगा, स्लैश का चिन्ह लगा के आपको पूछा जा सकता है। अगर ऐसे स्लैश का चिन्ह लगा है तो आप समझ जाइए कि आपको इसे सही क्रम में लगाना है। चलिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो पहले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ऐसे लिखा गया है, क्रो क्लेवर इज अ वेरी द बर्ड। सब्जेक्ट क्या है, द क्रो सब्जेक्ट है कि नहीं है बच्चों, द क्रो क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट हो जाएगा। द क्रो क्या हो जाएगा बच्चों, द क्रो। सबसे पहली बात मैं आपको इसका ट्रिक बताता इसका मैं आपको ट्रिक बताता चलूं, इसका ट्रिक क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, यह तो फार्मूला आपको याद रहना ही चाहिए, इसकी बनावट ऐसे ही होगी, मैं आपको पहले अवगत करा चुका हूं। दूसरी बात, थोड़ा थोड़ा अगर आपको हिंदी अर्थ निकालने आता है, हिंदी मीनिंग थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए क्रो मीन्स होता है कौवा, क्लेवर मीन्स चालाक, इज मीन्स है, और मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, द बर्ड, बर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, पक्षी। तो कहने का तात्पर्य यह है कौवा एक बहुत चालाक पक्षी है।
तो द क्रो सब्जेक्ट हो जाएगा, द क्रो। उसके बाद से क्या है बच्चों, देखिए द क्रो, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा। इज यहाँ पर क्या है बच्चों, लिंकिंग वर्ब है। द क्रो इज अ, क्या हो जाएगा बच्चों, लिखा गया है, मैंने लिखा है द क्रो, द क्रो। उसके बाद इज यहाँ लिंकिंग वर्ब के रूप में आ रहा है। द क्रो इज अ, देखिए द क्रो क्या हो गया बच्चों, द क्रो इज अ, उसके बाद लिखा जाएगा वेरी क्लेवर बर्ड, हो गया बच्चों। द क्रो इज अ वेरी, द क्रो इज अ वेरी क्लेवर, द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइए। द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, हो गया बच्चों, हो गया। द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, कौवा एक बहुत चालाक पक्षी है, कौवा एक बहुत चालाक पक्षी है, हो गया, सही क्रम में लिख दिया गया। काउंट भी कर लेते हैं कि कोई ऐसा वर्ड छूट तो नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, सही है बच्चों। द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, कौवा एक बहुत चालाक पक्षी है, कौवा एक बहुत चालाक पक्षी है। चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। सी लॉट अ मनी ऑफ बोरोड हैज, चलिए बच्चों सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट सी है, सी क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो यही आएगा, और सबसे पहले है भी, रहे या ना रहे, सबसे पहले क्या करना रहता है, सब्जेक्ट का पता करना, सबसे पहले आपको कर्ता का पता करना रहता है, सब्जेक्ट क्या है, डूअर क्या है, कर्ता क्या है, तो सी हो गया, सी हो गया बच्चों। सी के बाद क्या है बच्चों, सी के बाद क्या है, हैज, हैज क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब है, तो सी के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, हैज हो जाएगा, सी हैज, क्या हो जाएगा बच्चों, सी हैज। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, बोरोड, सी हैज बोरोड, बी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू ई डी, सी हैज बोरोड। देखिए बच्चों सी हमारा सब्जेक्ट है, तो सी लिख दिया मैंने। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, सी हैज यहाँ लिखा गया है, तो सी के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो सी हैज, चलिए सी हैज हो गया, सी हैज बोरोड, यहाँ क्या हो जाएगा, बोरोड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ मनी, बस सी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, स्पेस कम है बच्चों, जरा ध्यान देते रहिएगा कि कौन सा वर्ड किस में लिखा जा रहा है, थोड़ा सा आगे मैं लिख दूं, स्पेस कम है बच्चों, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है थोड़ी सी, लेकिन आप समझ जाएंगे आसानी से, ऐसा विश्वास है मुझे। सी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी, चलिए बच्चों समझ लीजिएगा इसमें क्या है, स्पेस कम है, जगह कम है। सी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ मनी, कहने का तात्पर्य यह है वह बहुत सारा पैसा उधार ले चुकी है, या वह बहुत सारा धन उधार ले चुकी है, या वह बहुत सारा पैसा उधार ले चुकी है। चलिए तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। संडे ऑन ही ईच चर्च टू गोज, इधर उधर लिखा गया है, अस्त व्यस्त लिखा गया है, आपको सही क्रम में लगाना है। जितने भी सेंटेंस हैं इन सभी सेंटेंसेज को आपको सही क्रम में सुव्यवस्थित करना है, सही क्रम में सजाना है, सही क्रम में लगाना है। चलिए ताकि स्पष्ट, तर्कसंगत और सार्थक या अर्थपूर्ण अर्थ निकले। चलिए तीसरा सेंटेंस है संडे ऑन ही ईच चर्च टू गोज, सही क्रम में, सही क्रम क्या बनेगा बच्चों इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बच्चों इसमें, ही है। चलिए तो ही लिख लिया मैंने, क्या बच्चों, क्या किया मैंने, ही लिख लिया। चलिए ही हो गया हमारा, चलिए ही हो गया। ही के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इसमें क्या बच्चों, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यही तो खासियत है, जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब रहेगी ही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब कभी रह भी सकती है, कभी नहीं भी रह सकती है, कोई जरूरी नहीं कि सहायक क्रिया रहेगी ही रहेगी। चलिए तो तुरंत बाद जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब क्या है बच्चों,
ही के तुरंत बाद मेन वर्ब क्या है? गोज है। क्या है बच्चों? गोज है। ही गोज, ही गोज, ही गोज, वह जाता है। थोड़ा सा हिंदी निकाल लेते हैं बच्चों। संडे मीन्स होता है रविवार, ऑन मीन्स को। दिन के नाम के साथ अगर ऑन है तो ऑन का अर्थ वहां पर नहीं होता है बच्चों, को होता है। ही का मतलब हुआ ईच मीन्स प्रत्येक, चर्च मीन्स गिरजाघर, गोज मीन्स जाना, गोज मीन्स जाता। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो गोज का मतलब हो जाएगा जाता है। तो बच्चों ही गोज, वह जाता है। ही गोज कहाँ जाता है बच्चों? चर्च जाता है। ही गोज क्या हो जाएगा बच्चों? ही गोज टू चर्च। देखिए बच्चों कितना आसान है। ही गोज टू चर्च, CHU, क्या लिखा गया बच्चों? CHURCH, CHURCH। ही गोज टू चर्च। देखिए बच्चों क्या बना, मैंने क्या किया? सब्जेक्ट को ढूंढा, उसके बाद से सब्जेक्ट को जब मैंने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब जब नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ गया मैं। मेन वर्ब, मुख्य क्रिया को मैंने देखा तो मुख्य क्रिया मिल गया, मुख्य क्रिया मिल गई गोज। ही गोज टू चर्च, ही गोज टू चर्च। ऑब्जेक्ट ही गोज टू चर्च, वह गिरजाघर जाता है। अब देखिए ऑन ईच संडे, बस हो गया। ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, हो गया बच्चों। ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे। बच्चों स्पेस कम है, आप थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा कि कौन सा वर्ड किस में लिखा जा रहा है। चलिए बच्चों चौथा सेंटेंस देख लेते हैं। फुटबॉल प्ले नॉट गर्ल्स दीज डू। अब देखिए, अब यह हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो इसमें पहले सब्जेक्ट तो लिखेंगे ही नहीं, पहले डू ही आएगा। बच्चों यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो यह हमारा पूरा सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य का है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि नहीं बच्चों? जरूर लगा है, लगा ही है। तो पहले क्या? पहले डू ही आएगा। देख लेते हैं, पहले डू ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या आएगा बच्चों? डू आएगा। डू, डू के बाद क्या होगा बच्चों? डू आ गया, उसके बाद होगा डू, है ना? फिर ऐसे हो जाएगा, यह हमारी जो बनावट है ऐसे हो जाएगी, घूम जाएगी। कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ऐसे हो जाएगी। पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, जब क्वेश्चन वर्ड लगेगा तो ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। कहने का मतलब सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब की जगह पर और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट की जगह पर हो जाएगा। बस यही होगा। सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पर। बस इतना ही होगा। चलिए तो डू पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, या हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है तो डू पहले होगा। चलिए उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, ऐसे होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए बच्चों, तो डू पहले हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? डू दीज गर्ल्स, ऐसे होगा बच्चों, डू दीज गर्ल्स। सब्जेक्ट हमारा क्या है? दीज गर्ल्स। चलिए डू दीज, डू दीज गर्ल्स, ऐसे होगा बच्चों। थोड़ा सा मैं दूर लिखूं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए, परेशानी ना हो बच्चों। डू दीज गर्ल्स, GIRLS, डू दीज गर्ल्स। चलिए देखिए बच्चों, डू दीज गर्ल्स नॉट प्ले फुटबॉल, हो जाएगा बच्चों। डू दीज गर्ल्स नॉट नॉट प्ले नॉट प्ले फुटबॉल, हो गया फुटबॉल। बस लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा दे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। डू दीज गर्ल्स नॉट प्ले फुटबॉल, कहने का तात्पर्य है क्या क्या ये लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती हैं, हो गया। डू दीज गर्ल्स नॉट प्ले फुटबॉल, सही क्रम में बन गया। इधर इधर का क्रम हमारा क्या है बच्चों? सही है, इधर का क्रम सही है और इधर का क्रम अस्त व्यस्त है, अर्थात गलत है। कहने का तात्पर्य है अस्त व्यस्त है, और इधर का क्रम बिल्कुल, इधर का जो क्रम मैं बना रहा हूं यह बिल्कुल सही है। चलिए पेपर में आपको ऐसा ऐसा ही मिलेगा आपको,
ठीक है, ऐसा ही मिलेगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वर्ड टू वर्ड जो मैं बता रहा हूँ वही आ जाए, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा। जो भी मुझे ऐसा लगा कि इसमें से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो वर्ड्स लिखे गए हैं, जो सेंटेंस लिखे गए हैं, ठीक ठाक वैसे ही सेंटेंस आ जाए, या बिल्कुल जरूरी नहीं है। वर्ड्स बदल सकते हैं, तरीका यही रहेगा। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा, प्रश्न का जो स्तर रहेगा, यही रहेगा। बस आपको शब्द बदल करके दिए जाएंगे, सेंटेंस बदल के दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रो, क्लेवर, इज अ, वेरी, द बट, ऐसे ही ठीक ऐसा ही आ जाए। आ भी सकता है बच्चों, जरूरी नहीं है, क्योंकि यह आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आते ही हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। चलिए बच्चों, डू नॉट टाइम वेस्ट प्रेसियस योर। तो बच्चों इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है तो डू नॉट तो पहले ही आएगा। इसे बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है बच्चों क्या? सब्जेक्ट है ही नहीं। इंपरेटिव नेगेटिव का है तो डू नॉट तो पहले ही होगा। डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? वेस्ट, डू नॉट वेस्ट। चलिए बच्चों, डू नॉट वेस्ट। चलिए बच्चों, डू नॉट वेस्ट हो गया। डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम, होगा कि नहीं होगा बच्चों? डू नॉट वेस्ट योर, डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम, PRECIOUS। यहाँ पर बच्चों क्या है, स्पेस कम है, दिक्कत हो रही है, मुझे खुद दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको स्पष्ट तौर पर नजर भी तो आना चाहिए। डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस, PRECIOUS, प्रीसियस टाइम। हो गया बच्चों, हो गया। डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम कहने का तात्पर्य यह है अपना बहुमूल्य समय बर्बाद मत करो, अपना कीमती समय नष्ट मत करो। चलिए बच्चों, तो क्या बना, सही क्रम क्या बना? डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम, अपना कीमती समय बर्बाद मत करो, अपना बहुमूल्य समय नष्ट मत करो। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न भी आपके बोर्ड पेपर में आ चुका है। एक्सरसाइज फॉर हेल्थ गुड डूइंग इज, एक्सरसाइज फॉर हेल्थ डूइंग गुड इज, इसका सही क्रम क्या बनेगा बच्चों? इसका सही क्रम ऐसे बनेगा, एक्सरसाइज भी होता है व्यायाम, फॉर कसरत करना होता है, व्यायाम करना, फॉर के लिए, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, गुड मीन्स अच्छा, डूइंग करना, इज मीन्स है। चलिए बच्चों ऐसे हो जाएगा, डूइंग एक्सरसाइज। देखिए बच्चों कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। डूइंग पहले लिखा जाएगा, डूइंग एक्सरसाइज। देखिए बच्चों, डूइंग एक्सरसाइज, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, हो गया। डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, बस ऐसे बनेगा बच्चों। डूइंग, डूइंग एक्सरसाइज, EXERCISE, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड, गुड फॉर क्या हो जाएगा बच्चों? हेल्थ, HEALTH। कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का क्या मतलब है? डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, कसरत करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, कसरत करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चलिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है पांचवा और छठवें प्रश्न, पांचवें नंबर का प्रश्न और छठवें नंबर का प्रश्न, यह दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो इन्हें देख कर जाना है, सीख कर जाना है, समझ के जाना है। चलिए बच्चों, हैज माई बुक स्टोलन हु, देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हु पहले ही आएगा। हु हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मेनी हो गया, हुज हो गया। प्रश्नवाचक अगर शब्द है तो पहले आते हैं,
तो हु पहले ही आएगा, प्रश्नवाचक शब्द है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना बच्चों, तो हु पहले आएगा। चलिए बच्चों, हु क्या होगा, पहले आएगा। चलिए हु के बाद क्या आता बच्चों, हैज। हु के बाद हैज ही तो आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हु हैज। चलिए बच्चों, हु हैज, देखिए बच्चों, हु हैज, उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज के साथ, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए क्या होगा, सही क्रम क्या बनेगा इसका, आप समझ लीजिए, देख लीजिए क्या बनेगा बच्चों। हु, देखिए बच्चों, हु हैज स्टोलन माई बुक, हो गया, काम समाप्त। हु हैज स्टोलन, STOLEN, हु हैज स्टोलन, क्या हो जाएगा बच्चों, हु हैज स्टोलन, क्या हो जाएगा, हु हैज स्टोलन माई बुक हो जाएगा। हु हैज स्टोलन, स्पेस कम है, दिक्कत ज्यादा हो रही है बच्चों, स्पेस कम है, हु हैज स्टोलन माई बुक हो जाएगा बच्चों। कहाँ लिखें, क्या करें, कहाँ लिखें, हु हैज स्टोलन माई बुक हो जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ लिख दे रहे हैं, हु हैज स्टोलन माई बुक। चलिए, हु हैज स्टोलन माई बुक हो गया बच्चों, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हो गया। चलिए यहाँ से, चलिए हु हैज स्टोलन माई बुक, यहाँ से लिखा गया है। कहने का तात्पर्य है मेरी किताब कौन चुरा चुका है, हु हैज स्टोलन माई बुक, मेरी किताब कौन चुरा चुका है। देखिए बच्चों, हु, उसके बाद हैज, उसके बाद स्टोलन, उसके बाद माई बुक, सही क्रम में लिखा, सही क्रम में लिख दिया मैंने, हु हैज स्टोलन माई बुक, मेरी किताब कौन चुरा चुका है। अब चलिए 8वां सेंटेंस देख लीजिए, द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला वही रहेगा, सबके लिए फार्मूला वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए बच्चों, सब्जेक्ट पता करिए, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, वी है। चलिए टुकड़ा टुकड़ा करके लिखते हैं, डेफिनेशन मैंने आपको बताया ही कि शब्दों को सही क्रम में लिखने की प्रक्रिया, शब्दों को सही क्रम में लगाने की प्रक्रिया को ही रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है, या फिर शब्दों या वाक्यांशों के टुकड़ों को सही क्रम में लगाने की प्रक्रिया को ही, शब्दों या वाक्यांशों के टुकड़ों को सही क्रम में लगाने की प्रक्रिया को ही रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के नाम से जाना जाता है, या शब्दों या वाक्यांशों के टुकड़ों को सही क्रम में लगाने की प्रक्रिया को ही रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है, या फिर शब्दों को सही क्रम में लगाने की प्रक्रिया को भी, शब्दों को सही क्रम में लगाने की प्रक्रिया ही रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस कही जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों, वी है। चलिए तो वी लिखा जाएगा, है ना बच्चों, क्या लिखा जाएगा बच्चों, वी लिखा जाएगा। चलिए वी हो गया, इसके बाद क्या है बच्चों, इसमें मॉडल वर्ब है। चलिए मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया मस्ट, चलिए मस्ट लिखा जाएगा, वी मस्ट। चलिए बच्चों क्या लिखा जाएगा, मस्ट, वी मस्ट। चलिए हो गया वी मस्ट। उसके बाद क्या है बच्चों, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है बच्चों, ओबे, वी मस्ट ओबे, वी मस्ट ओबे। चलिए बच्चों देखिए, सब्जेक्ट वी, मॉडल वर्ब मस्ट, वी मस्ट, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब है, क्या है बच्चों, मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, वी मस्ट ओबे, वी मस्ट ओबे। अब क्या करेंगे, वी मस्ट ओबे द रूल्स होगा बच्चों, द रूल्स, हाँ बच्चों, वी मस्ट, देखिए वी मस्ट द रूल्स, सॉरी वी मस्ट ओबे द रूल्स। चलिए वी मस्ट ओबे द रूल्स, RULES, वी मस्ट ओबे द रूल्स। चलिए बच्चों, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हो गया, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ROAD, हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। चलिए बच्चों 9वां सेंटेंस देख लेते हैं, 2 और सेंटेंस बचे हैं। डज सी बीट नॉट मी, पहले देख लेते हैं किसी भी, कोई भी सेंटेंस हो, अगर अस्त व्यस्त लिखा गया है, इधर उधर, सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, जो कुछ भी है, अगर
उन्हें इधर उधर लिखा गया है, सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को या मॉडल वर्ब को, या फिर सब्जेक्ट को, वर्ब को, मेन वर्ब को, कोई भी। कहने का तात्पर्य है इनमें से अगर किसी भी शब्द को इधर उधर अगर लिखा गया है तो सबसे पहले इनका एक और रूल है कि सबसे पहले पता कर लेते हैं अफर्मेटिव तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। सबसे पहले यह देख लेते हैं। और यह तो नियम, यह तो याद होना ही चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। यह फार्मूला तो बिल्कुल आपके दिमाग में होना ही चाहिए। चलिए बच्चों, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं बच्चों, है क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्या? ये नहीं है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो सब्जेक्ट ही पता करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? जब हमारा यह सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है ही नहीं तो पहले सब्जेक्ट पता करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों? सी है। चलिए, क्या बच्चों? सी है। उसके बाद क्या है बच्चों? सी के बाद क्या है? निगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट साथ में होगा कि नहीं होगा बच्चों? आप कहेंगे जरूर होगा, सी डज नॉट। चलिए, क्या हो जाएगा बच्चों? सी डज नॉट। सी डज नॉट क्या होगा बच्चों? सी, देखिए, सी डज नॉट बीट मी, हो गया। सी डज नॉट बीट मी, मतलब वह मुझे नहीं पीटती है, वह मुझे नहीं पीटती है। चलिए 10वां और लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वाई यू नॉट और मी टीचिंग। देखिए बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो सामान्य सी बात है प्रश्नवाचक शब्द ही सबसे पहले आएगा। वाई सबसे पहले आया है, आए या न आए देख लेते हैं पहले, तो वाई ही सबसे पहले आएगा। यहाँ भी वाई। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों? इसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों इसमें? हेल्पिंग वर्ब बच्चों इसमें है आर। चलिए, क्या है बच्चों? आर है, तो वाई आर हो गया। चलिए, इसके बाद क्या आएगा बच्चों? वाई आर हो गया। सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट आएगा, अर्थात डूअर आएगा, कर्ता आएगा। तो कर्ता क्या है बच्चों? यू है। वाई आर यू, वाई आर यू, ऐसे हो गया। निगेटिव है क्या? हाँ, निगेटिव वर्ड नॉट है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, वाई आर यू नॉट, ऐसे हो जाएगा। वाई आर यू नॉट। वर्ब देख लीजिए, टीचिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। वाई आर यू नॉट टीचिंग, वाई आर यू नॉट टीचिंग। देखिए बच्चों, वाई क्या लिखा मैंने? वाई लिखा। वाई मीन्स क्या होता है बच्चों? क्यों होता है। वाई, देखिए, वाई आर, वाई आर, देखिए, वाई आर, फिर यू लिखा गया है, नॉट टीचिंग। बचा क्या? मी बचा बच्चों, मी बचा, मी, क्वेश्चन मार्क हो गया बच्चों। वाई आर यू नॉट टीचिंग मी, आप मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, या तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, या आप मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।